फिर अचानक से शिफ्ट कैसे आ गया? आप चौटाला साहब से मोदी साहब की तरफ कैसे बढ़ गए? कांग्रेस के खेमे में तो लगातार ये बातें चल रही थी कि छोटे हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे या बड़े हुड्डा बनेंगे। उधर से शैलजा जी बढ़िया बैटिंग कर रही थी कि भारत का हिंदू राष्ट्र बनना किस हद तक ज़रूरी है अपने धर्म को प्रोटेक्ट। नूह जिला भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। रोहतक जिले में बहुत मुँह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। और नूह वाले हिस्से में लेकिन दंगा हुआ, क्या उससे फ़र्क पड़ा? क्रिश्चियन यहाँ है, हिंदू यहाँ है, मुसलमान यहाँ है, सब लोग बढ़िया ढंग से रह रहे हैं। कोई शायद ही कोई ऐसा देश होगा कि जहाँ इतने धर्म होने के बावजूद लोग इतनी मोहब्बत से और इतने प्यार से रहते हैं कि हम मेड करें। आप इंडियन मुसलमान को क्या कि देखिए पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। कांग्रेस इतनी डिप्रेशन में है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो कहती है कि संविधान को बदल देंगे। ये जातिगत जनना इस देश के लिए लाभदायक होगी या हानिकारक होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक दर्द। मेरा नाम प्रखर तिवारी है। हम लोग द इंटरव्यू सीरीज़ में दिल्ली कवर करते हुए आए हैं। दिल्ली चुनावों पर हमारी बहुत तीखी नज़र है साहब की। कांग्रेस जीत रही है, भाजपा जीत रही है, या फिर झाड़ू लगाती हुई फिर से नज़र आएगी। उससे थोड़ा सा इतर होकर हम आज चंडीगढ़ में बैठे हैं। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और हरियाणा में एक शहर है जींद, उसे हरियाणा का दिल कहा जाता है। तो ये दिल की राजनीति है साहब। बात करेंगे आज हरियाणा की राजनीति पे। मंत्री चाहे कोई भी बना बैठा हो, जब कोई डिसीजन लिया जाएगा आवाज़ मेरी सबसे ऊंची गूंजेगी। आवाज़ की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज डिप्टी स्पीकर साहब के साथ बैठा हूं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णलाल मिद्धा, जो कि हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। अगर पृष्ठभूमि पर जाता हूं तो इनके पिताजी INLD से लगातार 2 बार विधायक रहे। किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर जींद की बागडोर, हरियाणा के दिल की बागडोर फिर से संभाल रखी है। इनसे जानेंगे हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव और आने वाले दिल्ली चुनावों के बारे में भी इनकी क्या रणनीति रहने वाली है पार्टी की। हमारे साथ साहब खुद मौजूद हैं। नमस्कार जी, लोक दर्द, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, पहला सवाल मेरा थोड़ा पृष्ठभूमि पर ही होगा, हम पीछे से शुरुआत करते हैं। आप अपने राजनीतिक जो आपने शुरुआत करी उसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक राजनीति की शुरुआत का मायना है, मेरे पिताजी 2009 में चुनाव लड़े और उसके बाद 14 में फिर चुनाव लड़े। दोनों बार INLD से उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। मेरे पिताजी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में उनको रहना पड़ा। तब 2012 में मैंने मुकम्मल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को पूर्ण रूप से संभालने का काम किया। तब से लेकर निरंतर कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालता रहा। मेरे पिताजी को चुनाव के दौरान ही 15 दिन के लिए ही हम लोग जो चुनाव का पीरियड होता था उसी में ही वो चुनाव का प्रचार करते थे और लोगों का प्यार और मोहब्बत इतनी थी कि लोग उन्हें 2 बार लोगों ने जिताने का काम किया। और मैं ये भी कहूँगा कि शहरी पार्टी होने के, ग्रामीण पार्टी होने के बावजूद 2 बार लगातार इनेलो से शहर से जीतना बहुत बड़ी बात थी। और चौटाला साहब तो ये कहते थे, उन्होंने अपने वचन को भी पूरा किया कि जब तक डॉक्टर साहब रहेंगे तब तक वो मेरी ही पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद उनका भगवान के पास जाना हो गया और ब्रह्म में लीन हो गए। 2018 में 19 में चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ। उस चुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और मैं चुनाव जीता, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको भी हराने का अवसर मिला। माँ भगवती की कृपा रही और लोगों का प्यार और मोहब्बत रहा। रणदीप सिंह सुरजेवाला लगभग 1000 वोटों से अपनी जमानत बचा पाए। और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद, लगभग 6 से 8 महीने के बीच में फिर दोबारा दूसरा चुनाव था। वो चुनाव भी लड़ा और वो चुनाव भी मैं 12,500 के लगभग वोटों से जीतने का काम किया। और बाई इलेक्शन भी लगभग मैंने 12,800 वोटों से जीतने का काम किया। फिर उसके बाद में अगला चुनाव आया। मैं ये कहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने लगातार मुझे प्यार दिया 3 बार और मुझे टिकट देने का काम किया। और इस बार तो जहाँ लगभग 16,000 वोटों से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का काम किया। और जींद से पहली बार बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाने का काम किया था। और आज ये कहूँ कि उस समय माननीय मनोहर लाल जी ने सारी बागडोर मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट के देने का काम किया। उनकी नीतियों ने, माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों ने और माननीय नायब सैनी जी के उस 58 दिन के कार्यकाल ने जो संकल्प लिए थे उन्हें पूरा करने का जो काम किया, तो तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया और एक रिकॉर्ड, एक मिसाल कायम की।
उसके चलते आज तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें मैं लगभग 16,000 वोटों से मैंने जीतने का काम किया। अच्छा, आपने 16,000 वोटों से चुनाव जीता। चुनाव से पहले जाते हैं आपके पिताजी लगातार इन्होंने से लड़ते रहे हैं, फिर अचानक से शिफ्ट कैसे आ गया? आप चौटाला साहब से मोदी साहब की तरफ कैसे बढ़ गए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि उसमें पारिवारिक कलह ने एक अलग ही रूप लिया, जिसकी वजह से ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा 1 नवंबर 2018 में मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और लोगों का प्यार भी था। और जिसमें ये भी कह सकते हैं कि उसमें वक्त का यही बनता था, क्योंकि माननीय मोदी साहब को लोग बहुत पसंद करते थे और उनकी नीतियाँ अपने आप में काम कर रही थी। और माननीय मनोहर लाल जी का जो हरियाणा को लेके जो नीतियाँ थी, जो पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम था, या फिर मेरे पिताजी विपक्ष में रहते हुए उन्होंने 450-500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज जो मेरे पिताजी को सौगात दी, उन्होंने मांगी विधानसभा में, कहा कि मैं सबसे उम्र दराज आपकी सभा का सदस्य हूँ और डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे कुछ तोहफा दीजिए। तो माननीय मनोहर लाल जी ने उसमें मेरे पिताजी को मेडिकल कॉलेज जींद में दिया, जो लगभग आज बनकर तैयार है, और मुझे उम्मीद है 5-6 महीने में उसकी ओपीडी प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, पिछले अगर हम चुनावों की बात करें, ज़्यादा पुरानी बात तो हुई नहीं है साहब, उस समय ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस की काफ़ी अच्छी पकड़ है, भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी कि 10 साल से सरकार है और हैट्रिक भाजपा ने मार दिया अचानक से जाके। कांग्रेस के खेमे में तो लगातार ये बातें चल रही थी कि छोटे हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे या बड़े हुड्डा बनेंगे। उधर से शैलजा जी बढ़िया बैटिंग कर रही थी कि भैया मुख्यमंत्री हम बनेंगे। उसके बाद अचानक कैसा हो गया? लगातार किसान भी विरोध में थे। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात भी कर लूँ, पंजाब की बात भी कर लूँ, हरियाणा की बात भी कर लूँ, ऐसा क्या फेरबदल हो गया कि आप चुनाव जीते साहब? फेरबदल, मैं अकेला चुनाव नहीं जीता, लगभग 50 MLA चुनाव जीते हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें साहब हम ये कह सकते हैं माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों ने बहुत काम किया। और जो 56 दिवस का कार्यकाल माननीय नायब सैनी जी का था, उन्होंने बड़ा जमकर काम किया। उन 56 दिनों में उन्होंने CM हाउस के दरवाजे खोल दिए, खाटे बिछा दी, लोगों को आना जाना रहा, और वो दिन में जब भी समय मिलता लोगों से मिलने का काम करते। तो इन दोनों चीज़ों ने अपने आप में बहुत बड़ा काम किया। वहीं पर जहाँ माननीय मनोहर लाल जी की पारदर्शिता के आधार पर हमारी सरकार का नौकरी देना एक टारगेट था, उसने भी बहुत काम किया। ऐसे ऐसे बच्चों को, गरीब बच्चों को नौकरी मिली, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनके घर में शायद एक वक्त का खाना भी नहीं था, लेकिन वो मांगने में भी संकोच करते थे। उनके परिवारों में बच्चों को नौकरी लगी, जूता गांठने वालों के परिवार में बच्चे को नौकरी मिली, यहाँ तक कि HCS की नौकरियाँ, जो किसी ज़माने में ये कह सकते हैं कि पुरानी सरकारों में या तो किसी विधायक के बेटे को या उनके पारिवारिक सदस्य को या करोड़ों रुपए में वो नौकरियां बिकती थी, आज वो नौकरियां फ्री में मिली और ऐसे ऐसे समाज के बच्चों को मिली जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जांगड़ा समाज के 11 बच्चे लगे HCS। इसी प्रकार से कोई ही वर्ग या कोई भी, मैं कहता हूँ, समाज नहीं बचा होगा जिसका बच्चा पढ़ने वाला हो और वो नौकरी ना लगा हो। तो सबसे बड़ी बात है कि आप फ्री में नौकरी लग रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आपने समाज की बात की, एक समाज का सवाल पूछ लेता हूँ। लगातार ये बात कही गई, चुनावी विश्लेषक भी बताते हैं, बड़े पत्रकार बताते हैं कि इस बार का जो हरियाणा का चुनाव हुआ वो जाट वर्सेस नॉन जाट या जाट वर्सेस OBC कास्ट पर लड़ा गया। कितनी सच्चाई है और कितनी प्रामाणिकता है इस बात में? देखा, हो सकता है कि पार्टी ऐसा जिक्र करती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई जिक्र नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी पे ये लगता है कि जाट नॉन जाट का इलेक्शन, अगर जाट नॉन जाट का इलेक्शन होता तो हमारी सरकार नॉन जाट को ही नौकरियां देती। मेरा मानना है कि अगर मान लेते हैं कि 1000 नौकरियां लगी हैं, 1000 में से आप लगभग 50% नौकरियां तो अकेले जाट समाज के बच्चों की, क्योंकि जाट समाज के बच्चे भी पढ़ते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हों को ये कह सकते हैं कि जो इसको पसंद करते हैं, आजकल की जनरेशन पसंद करती है, किसी पार्टी को पसंद नहीं करती कि इन्होंने हमें नौकरी देने का काम किया। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्होंने एक तरफा वोट दिया, एक परिवार में 2-2, 3-3 नौकरी लगी। और जहाँ जाट नॉन जाट का सवाल है, ये कांग्रेस का एक षड्यंत्र है, कांग्रेस की एक भाषा है, ये आज से नहीं है, ये पुराने टाइम से चली आ रही है। वो अपनी इसी भाषा का प्रयोग करती है आज भी। इसमें एक सवाल जोड़ देता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। कांग्रेस का आपने जिक्र किया, कांग्रेस के जो बड़े नेता माने गए, मुख्यमंत्री की दावेदारी माने गए सारे जाट लीडर से, भले आप हुड्डा जी की बात कर लीजिए या उनके सुपुत्र की बात कर लीजिए, और आपके जो लीडर्स थे पहले भी खत्री समाज से आते हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब जिनकी आप बात कर रहे थे, उसके बाद OBC व्यक्ति को CM बना दिया गया। तो इस बार इसलिए अटकलें तेज़ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने जाट वर्सेस नॉन जाट कार्ड खेला इस बार।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात सोचने का तरीका अलग है। हमारी पार्टी, ये कहूँगा कि इस देश की कमान माननीय मोदी साहब के हाथ है। वो किस जाति से आप जानते हैं। ये लोग जाति को तो मानते ही नहीं, ना धर्म को मानते, ना जाति को मानते। ये लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति काम करने वाला, हो सकता है कि सामने बैठा को छोटा सा वर्कर भी विधायक बना दिया जाए या चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। आज आपके सामने अगर बात करें माननीय मनोहर लाल जी की, तो वो संघ से जुड़े हुए थे और किसी को पता ही नहीं था कि माननीय मोदी साहब ने कहा कि माननीय मनोहर लाल जी बनेंगे। और जबकि हरियाणा की राजनीति में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि पंजाबी वर्ग का भी कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। आज आपके सामने नायब सैनी जी, तो नायब सैनी जी आज चीफ मिनिस्टर है। किसी ने सोचा भी नहीं था। इन्होंने ऑफिस में काम किया, शुरू में ऑफिस में काम करते करते ये फिर विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर आपका सांसद बने और अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद आज ये मुख्यमंत्री हैं। इनकी मुस्कुराहट का भी जलवा अलग है साहब। तो इस बात का भी बहुत फर्क है। तो पार्टी ये कहती है कि कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, मौका किसी को भी दे सकती है पार्टी। ये पार्टी कांग्रेस नहीं है कि बड़े बड़े साहबजादों को ही अवसर देगी। आज आपके सामने उदाहरण है, 2 उदाहरण आपके समक्ष ही है। अच्छा, आपने इसकी बात की, हरियाणा की कुछ समस्याओं की बात करता हूँ साहब। अभी नया वायरस चला हुआ है, कहा जाए कि 4 से एमपीवी वायरस आ गया है और लगातार कुंभ में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। और अभी जब आयोजन हुआ तो 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा मां में डुबकी लगाई। तो कह रहे हैं कि इस आयोजन को भी अगर ठीक से नहीं पूरा किया गया, जैसे कोविड फैल गया था, ये वायरस भी जो है फैलने का काम करेगा। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी न किसी बात को चलाने का वो काम करती है। आज अगर हम बात करें कोरोना, शायद मैं नहीं जानता कि आपकी उम्र कितनी है, हमारे बुजुर्ग बताते कातक की बीमारी आई थी। तो उसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति को जला कर आते थे, शमशान में अग्नि देकर आते थे, तो मोहल्ले में एक आधा और व्यक्ति जितनी देर में चला जाता। एक दिन में 8-8, 10-10 लोग एक मोहल्ले से भगवान के चरणों में चले जाते थे। तो हम ऐसा सुनते थे। वो कातक के महीने में आई थी, तो इसलिए लोग कहते थे कातक वाली बीमारी। तो साहब उसका तो हमने देखी नहीं, लेकिन कोरोना आपने और हमने सबने देखा है। और हिंदुस्तान आज मैं ये कहूँगा कि चाइना को भी फेल कर गया जनसंख्या के आधार पर। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद, क्योंकि हिंदुस्तान की कमान जो माननीय मोदी साहब के हाथ में, उन्होंने बाखूबी तरीके से कोरोना पूरे विश्व में फैल चुका था। बड़े बड़े देश जो अपने आप को प्रगतिशील कहते थे वो फेल हो चुके थे। लेकिन लगता था कि हिंदुस्तान में भी जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का और ये सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को, पूरी जनता का, इसमें हिंदुस्तान की पूरी जनता का कहूँगा सहयोग रहा, जिसमें जान माल की बहुत कम हानि हुई। इसमें सबका सहयोग है। तो अब ये बीमारी है, जहाँ तक ये आया है, तो इससे भी निपटने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। और रही कुंभ की बात, देखिए ये श्रद्धा का विषय है और माँ गंगा जो सबके पाप धुलाती है, तो यहाँ तो गंगा जमुना सरस्वती है, तीनों की तीनों इस बीमारी को मुझे उम्मीद है कि बहाकर ही साथ ले जाएंगी, फैलने वाली नहीं है। तो गंगा का जल जहाँ पवित्र है, यहाँ तो फिर तीनों माँ हमारी साथ है, गंगा यमुना सरस्वती। तो मुझे लगता है कि ये मेला बड़ा अच्छे ढंग से संपूर्ण होगा और ये बड़े लंबे समय के बाद आया और लोग रुकने वाले नहीं हैं। पुण्य के भागी लोग बन रहे हैं, इसमें स्नान कर रहे हैं। अच्छा, इसकी आपने बात की, जातियों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। विपक्ष लगातार कहता है कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए। जब हम भारत की बात करें, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें या मुस्लिम धर्म की बात करें, लगातार अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। कहा जाता है कि भेदभाव भी हुआ। अगर हम पृष्ठभूमि पर चले जाएं, बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद संविधान लेकर आए, तो SC, SC, ST, OBC वाले लोगों को आरक्षण मिला। अभी भी बताया जाता है कि जाति के नाम पर भेदभाव होता है। तो आज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जातिगत जनगणना इस देश के लिए लाभदायक होगी या हानिकारक होगी? देखिए, ये कहने वाले कह रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पर जाति गणना का जहाँ तक सवाल है, अगर आप गौर करें तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्टियां अपने आधार पर ये बातें करती हैं। आज हमारे देश में आप ये मान लीजिए कि जहाँ हिंदू सुरक्षित है वहाँ मुसलमान भी सुरक्षित है। आप देखिए, पाकिस्तान को देख लीजिए और कंट्रीज़ में देख लीजिए हालात क्या है।
आज आप इंडियन मुसलमान को क्या कि देखिए पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। यहाँ जितना अच्छा माहौल है, यहाँ जितनी अच्छी रिस्पेक्ट एक दूसरे धर्म को दी जाती है, कुछ शरारती तत्व हर समाज में हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता। वो लोग इसका कभी कभी कुछ ये कहूँ कि जो भूल भुलैया में लोग पड़ जाते हैं उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन हर समाज हर धर्म एक दूसरे के प्रति प्यार रखता है। लेकिन कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व है जो इस प्रकार का कोई भी कभी खेला खेल जाते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा माहौल है जो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं उस बात को समझते हैं। यहाँ जातिगत धर्म देश ये सब विषय तो आप जानते हैं कि ये देश, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा ऐसा देश हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ धर्म प्रत्येक धर्म का महत्व। आप बताइए किस देश के अंदर सभी के सभी धर्म हैं? आज आप देखिए क्रिश्चियन यहाँ हैं, हिंदू यहाँ हैं, मुसलमान यहाँ हैं, सब लोग बढ़िया ढंग से रह रहे हैं। कोई शायद ही कोई ऐसा देश होगा कि जहाँ इतने धर्म होने के बावजूद लोग इतनी मोहब्बत से और इतने प्यार से रहते हैं। धर्म की बात करते हैं, दुनिया भर में कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदू राष्ट्र है। अगर मोहम्मद साहब का डेनमार्क में कोई व्यक्ति कोई कार्टूनिस्ट कार्टून बना देता है तो 50 इस्लामिक कंट्रीज़ खड़ी हो जाती हैं कि ये कार्टून कैसे बना दिया गया। यहाँ लगातार हम कई वीडियोस देखते हैं, लगातार चीज़ें आती हैं कि मंदिरों का अपमान किया जाता है। तो आपके हिसाब से भारत का हिंदू राष्ट्र बनना किस हद तक ज़रूरी है अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र का जहाँ तक सवाल है, देखिए हर देश की अपनी महिमा है, हर देश का अपना एक महत्व है। मुझे ये तो कहने में थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को स्वप्न है जो विकसित भारत, वो जरूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की जनरेशन एक ही चीज़ पसंद कर रही है कि मोदी साहब का जो ये सपना है 2047 का विकसित भारत का, तो ये अपने आप हो जाएगा। और जब विकसित भारत बन जाएगा तो ये विषय तो अपने आप दब जाएंगे, छोटे छोटे विषय अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, इन विषयों का कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि हर देश, पूरे देश के अंदर हर धर्म का सम्मान है, तो ये सब मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं रहेगा। भाजपा धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म पर भी स्टैंड करती है उसी तरीके से। देखिए, ये होता है, ऐसा नहीं है। आज कुंभ में भी देखें तो अनेक प्रकार के लोगों की अनेक सोच हो सकती है। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल सोच है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपके पिताजी ने जींद में काम कराए, वो विधायक रहे और आपने भी काम कराए, कुछ ऐसे मुझे 4 काम गिनाइए जो आपके हिसाब सबसे बेहतरीन काम हुए जींद में। देखिए, मैं पिताजी के कार्यकाल के गिनाऊँ या अपने और पिताजी के कार्यकाल? दोनों के गिना दीजिए, दो गिना दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा काम तो देखिए मेडिकल कॉलेज जी, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मतलब कि कल्पना से बाहर है, जींद में कभी सोचा नहीं गया था। और जींद आपको विशेष तौर पे बताऊं तो जींद हरियाणा के पहले 7 जिलों में एक था। और जींद को ये कहा जाता है कि जींद को अपेक्षित किया जाता है कि यहाँ लोग रैलियाँ तो करते हैं लेकिन जींद का उद्धार कभी नहीं हुआ, जबकि एक समय में 4-4, 5-5 मंत्री थे। और आज सबसे बड़ा आपको ये बता रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज है, वहीं पर भाखड़ा का पानी जो अभी आ ही रहा है कि अब शुरुआत हो जाएगा इसका भी। और इसी प्रकार से आपका यूनिवर्सिटी का है जो मेरे पिताजी ने लाने का काम किया। ये एक रीजनल सेंटर था, उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कराया और आज वहाँ पर लॉ कॉलेज और कई अनेक प्रकार के ये आ गए। और बहुत सी रोडें निकालने का काम किया, आज शहर को सुंदरता की तरफ बढ़ाया जा रहा है। और आज जींद, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में जींद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 9 नेशनल हाईवे जिसको छू के जा रहे हैं। माननीय गडकरी साहब ने भी कहा था कि हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसको 9 नेशनल हाईवे छू के जा रहे हैं। तो अब ये मान के चलिए जिस जींद की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, उसका केवल फ़ायदा उठाया जाता था, सिर्फ दिल को दिल के मामले में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज उस दिल की केयर भी हो रही है। ये पहले केयर नहीं होती थी दिल की, आज उस दिल की भारतीय जनता पार्टी केयर कर रही है और वो दिल को बड़ा मजबूत और बड़ा सुंदर बनाने का काम कर रही है। आज दिल के अंदर जितनी धमनियाँ सभी की सभी काम कर रही है। जी, आपने 2 पार्टियों में काम किया है साहब, दोनों पार्टियों में से किस संगठन में आपको काम करके ज़्यादा सुकून मिला और किसका वर्किंग स्ट्रक्चर बेटर रहा? देखिए, सुकून आदमी को अपने काम करने से मिलता है। बहुत से लोग उस पार्टी में भी ऐसे होंगे जो काम करना पसंद नहीं करते होंगे, बहुत से लोग इस पार्टी में भी ऐसे होंगे जो काम कम करते हैं। ये तो आपके काम करने की शैली होनी चाहिए। आप कहीं भी रहेंगे काम को अच्छे ढंग से करेंगे। आप जंगल में तब भी काम अच्छा कर सकते हैं, आप मंगल में तब भी काम अच्छा कर सकते हैं। या आपके कहने के तरीके में कि एक बात मान के चलिए ना आप, वो मैं कहता हूँ कि
अकेले में मेला और मेले में अकेला, ये आदमी के ऊपर डिपेंड है कि वो रहना किस प्रकार से चाहता है। चाहिए तो आप मेले के अंदर भी अकेले रह सकते हैं और आप चाहें तो अकेले में भी मेला बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पिछले चुनावों में कुछ ज़िलों की चर्चा करता हूँ। नूंह जिला भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाया, रोहतक ज़िले में बहुत मुँह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद आप फतेहाबाद ज़िले की बात कर लीजिए, कुरुक्षेत्र ज़िले की बात कर लीजिए, जिसमें केवल लड़वा सीट से नायब सिंह सैनी जी विधायक चुन के आए। इन इलाकों में और इन ज़िलों में क्या कमियां रह गई जिससे कि भारतीय जनता का परफॉर्मेंस? देखिए, जो आपने शुरू में जिक्र किया कि एक प्रचार था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, कुछ इस विषय ने भी दिक्कत पैदा की। और नूंह वाले हिस्से में लेकिन जो दंगा हुआ, क्या उससे फ़र्क पड़ा? नहीं, देखिए दंगा हुआ वो बात ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज नूंह की हालत देखिए। 10 सालों के अंदर मेवात में कितना प्रोग्रेस पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये उसी सवाल का जवाब है आपका जो आपने हिंदू मुसलमान का जिक्र किया। मेवात को भी कभी किसी नज़र से देखा नहीं गया पार्टियां ने एक प्रकार से। आज मेवात में पानी पहुंचाने का काम किया, आज मेवात में अच्छी सड़कें बनने जा रही हैं, आज मेवात में पूर्ण रूप से काम होने जा रहा है, आज मेवात में बिजली की समस्या नहीं रही, मेवात को भी आज पूर्ण रूप से दिया। जो झगड़े का सवाल है, देखिए झगड़ा हुआ ठीक है, लेकिन झगड़े से कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात को, क्योंकि बहुत सी सीटें ऐसी रही जहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़े कम मार्जिन से हारी है साहब, तो इस बात का भी फर्क पड़ा। लेकिन आज सोनीपत जींद ने कमाल करके दिखा दिया, आज 5 में से 4 आप जींद में, इसी प्रकार से सोनीपत में। ऐसी बात नहीं, आज सरकार आई है तो इसी वजह से आई कि बहुत सी सीटें ऐसी आई हैं जहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं, तो ऐसा नहीं। अच्छा, थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ लेता हूँ। लोग कहते हैं कि मोदी जी अगले इलेक्शन में रिटायर हो जाएंगे, तो आपके हिसाब से अगला उम्मीदवार कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? कोई योगी का नाम ले देता है, कोई नितिन गडकरी का नाम ले देता है, कोई कह देता है कि फडणवीस आगे संगठन के कमाल संभाल लेंगे। देखिए, ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि कौन रहेगा, क्योंकि मेरे क्राइटेरिया से बाहर की बात है। लेकिन ये आपको एक बार मैं जनता का सदस्य मान के पूछ लेता हूँ, ये भगवान जाने भगवान ने किसका सेहरा लिखा है, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। भगवान ने जिसका सेहरा लिखा है वही बनेगा। अच्छा, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी, ये तय है। चौथी बार भी हरियाणा में और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा, ये तय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कमल ही खिले। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। जींद ज़िले में अभी कुछ क्या कमियां आपको नज़र आती हैं जहां पर आपको काम करने की ज़रूरत है, और अगले 5 सालों में आप चुन के वहां से आ गए हैं फिर से, कौन से ऐसे आप काम करने वाले हैं जिससे कि वो विधानसभा पूरे देश में स्टैंड आउट कर सके? देखिए, मेरा एक विचार है कि जींद में कोई उद्योग लगाया जाए बड़ा, जिसके आधार पे बच्चों को नौकरियाँ मिलें। उद्योग की जींद में बड़ी आवश्यकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, हम लोग प्रोजेक्ट ऐसे लेकर आए जींद में जिसे लोग याद रखेंगे, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो दिए भारतीय जनता पार्टी ने दिए, मुख्यमंत्री जी ने दिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज था, अभी पैरामेडिकल कॉलेज के भी हम नज़दीक हैं, उस पर भी काम उम्मीद है कि प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर पाकड़ा का पानी का टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उम्मीद है इसी महीने उसका प्रारंभ हो जाएगा, उसका श्री गणेश हो जाएगा। तो एक उद्योग और बड़ा उद्योग आ जाए तो मान के चलिए जींद का जो बचा खुचा समस्या वो सारी दूर हो जाएगी। इसमें हमारा मानना है कि देखिए, सड़कें और गलियां बढ़ती रहती हैं, टूटती रहती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप दे के जाइए समाज को कि लोग याद रखें कि उस राज में उस व्यक्ति ने ये काम किया। लोग याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय नायब सैनी जी ने जींद की सुध बुध ली, और जींद को दिल की तरह ही, जैसे दिल की केयर की जाती है उसी प्रकार से केयर क्यों कहते हैं ना, हार्ट अटैक हो जाए या आपको स्टंट डल जाए तो उसके बाद घी वर्जित है, ये सब वर्जित है। लेकिन मैं यही कहूँगा, माननीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी ने घी भी वर्जित नहीं किया, और घी पिलाने का काम किया। जितना हमारा दिल कमज़ोर कर रखा था 66 के बाद, 1966 में जब से हरियाणा बना तब से लेके जींद को कमज़ोर किया गया, तो उस दिल को कमज़ोर कर दिया। कोलेस्ट्रॉल भी हो जाता है। कुछ नहीं होगा साहब, लोगों को मज़ा आ रहा है। हम ये कहूँगा, मुख्यमंत्री जी घी, भैंस का घी नहीं पिला रहे, गाय का घी पिला रहे हैं, तो उससे तो बढ़िया ही रहेगा, ऐसी बात थी। अच्छा, 2 झाड़ुओं के बीच में कमल घिरा हुआ है। अगर मैं बात कर लूँ हरियाणा की, दिल्ली और पंजाब के बीच में, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं साहब, क्या मानना है आपका? दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ये तय है, क्योंकि मेरा मानना है कि माननीय मनोहर लाल जी के हाथ में कमान दे दी गई है, और वो अपना जलवा मुद्दे पर लगातार विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के सांसदों ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। संसद के बाहर अगर अरविंद केजरीवाल की बात कर लूँ, उन्होंने तो सोशल मीडिया टीम को लगा दिया, रील कटवाने लग गए साहब कि मैं अम्बेडकर का बेटा हूँ, लगातार विरोध किया गया। तो
इस आने वाले दिल्ली चुनावों में या आगामी जितने भी चुनाव होने वाले हैं उसमें इस मुद्दे का कितना असर पड़ेगा और क्या ऐसी समाज वो नाराज होगा या नहीं होगा? देखिए, पहले तो मैं आपसे बात बताना चाहूँगा कि कांग्रेस मुद्दाहीन है, वहीं आपका भी जो जादू था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो ये मुद्दा मानने अमित शाह जी ने बात जो की थी उसकी आप पहली लाइन और बाद की लाइन सुनी। उन्होंने क्या किया, बीच की लाइन को ही उठा दिया कि ये किया वो किया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अरे अम्बेडकर साहब के बारे में कौन नहीं जानता कि वो हमारे हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता हैं। और बात जो सवाल ये है कि उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हमें अपना गृह मंत्री जी का इस्तीफा चाहिए, रिजाइन चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा था कि इसका जिक्र किया था कि कौओं के शराब से गाय नहीं मरा करती। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये, आज कांग्रेस इतनी डिप्रेशन में है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो कहती कि संविधान को बदल देंगे, उनको लगा कि संविधान को बदलने के नाम पर ठीक ठाक सीटें आ गई तो अगली बार भी प्रचार किया, हरियाणा में भी प्रचार किया। लेकिन आज आप देखिए, हरियाणा में सरकार बन गई, महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, और वहीं पर आपका जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप भी डिप्रेशन में जाती जा रही है। क्योंकि उनको भी लग रहा है कि पंजाब का तो सत्यानाश हो ही चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पंजाब के अंदर खिलाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गए, नशे में डूब चुका है पूरा पंजाब। और आप देख रहे हैं कि किसान की हालत आज पंजाब में क्या है। पंजाब वैसे बैठा तो पंजाब की मुख्यमंत्री की बदौलत बॉर्डर पर है। आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने ये कह दिया कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में 24 फसलों पर MSP पे देने का काम हमारी सरकार कर रही है। एक एक अनाज का दाना हम खरीदने का काम करेंगे। अगर इतनी किसान हितैषी आप है तो पंजाब का मुख्यमंत्री डिक्लेयर करे कि हम भी किसानों का एक एक दाना खरीदने का काम करेंगे। आज वो इस बात को घोषित नहीं करे, अपने आप को किसान हितैषी कैसे बता सकते हैं? अगर देखा जाए किसान हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया प्रति किसान को देने का वायदा किया और उस वायदे को पूरा किया। और वहीं पे अगर जिक्र करें तो वहाँ उस समय विपक्षियों ने ये कहा कि ये तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। अरे साहब, जीरा डाला तो सही, आपने जीरा नहीं डाला इतने वर्षों से किसान के मुंह में। आपने तो बल्कि किसानों के हाथ से नवाला छीनने का काम किया। वो वक्त भूल गए हरियाणा के अंदर जब 2-2, 10-10 रुपए के, 100-100 रुपए के चेक मिलते थे किसान को मुआवजे के रूप में। आज लाखों करोड़ों रुपए के रूप में मुआवजा मिलता है किसानों को, और क्या चाहिए। और रही आप पार्टी की बात, दिल्ली में अब सत्यानाश दिल्ली का हो चुका है और लोगों को समझ आ चुकी है। अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर कोई बांटने का काम करता है तो केजरीवाल इसको बांटने का काम करते हैं और आपके सन्मुख है। और वो कह रहे हैं कि मैं अम्बेडकर साहब का बेटा हूँ। वो 5 ही मिनट लगाते हैं किसी का बेटा बनने में। कभी तो कह देते हैं कि ब्राह्मणों की हालत बड़ी ख़राब है, अगर आपके बच्चे ऐसे रहेंगे तो पंडित बन जाएंगे, मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। कभी वो कहते हैं कि मुस्लिम के बारे में बोलते हैं, कभी किसी के बारे में, कभी किसी। उनको यही ध्यान नहीं रहता कि वो बोल क्या रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये लोग जाति और धर्म की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की बात नहीं करती, और वो सिर्फ देश के प्रति भावना रखती है कि देश हमारा है, हम देश के। आज वही एक सबसे बड़ा विषय है। इसलिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को साबित किया। आज विश्व के अंदर हिंदुस्तान का डंका बजता है। साहब, आप लोग ही अपनी आत्मा से पूछ के देख लीजिए, आज विदेश में जो हमारे भारतीय रहते हैं उनका कितना मान सम्मान है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाते हैं तो मैं कहता हूँ रेड कारपेट बिछाए हुए लोग उनका इंतजार करते हैं। और वहाँ पे भी तो मनमोहन सिंह जय श्री राम के और मोदी जी के नारे लगते हैं। तो आपके सामने देखिए, जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसका जिक्र नहीं। जो इंसान इस दुनिया से ही चला गया, उन्होंने ठीक है हिंदुस्तान को 10 साल दिए और वो उन्होंने भी जो किया अच्छा किया। इंसान के जाने के बाद उसके ठीक है। तो दिल्ली में 70 में से कितनी सीटें पा रही है भारतीय जनता पार्टी इस बार? मुझे नहीं पता कितनी सीट आएंगी, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। सरकार बनाएगी? हाँ, एकदम तय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा जी। इन्होंने लगातार हरियाणा की बात करी, राजनीति की बात करी, अपने जींद के पुराने दिनों की बात करी, मनोहर लाल खट्टर को बड़ा विकासशील मंत्री बताया। अभी नायब सिंह सैनी हरियाणा की कमान संभाले हुए हैं। देखते हैं मनोहर लाल खट्टर के जो स्टैंडर्ड्स जिनके विधायक ने तय किए हैं उस तक कब तक मैच करते हैं। दिल्ली में भी इस बार उन्होंने कह दिया है कि मनोहर लाल खट्टर साहब पहुंच गए हैं दिल्ली तो कमल खिला देंगे और झाड़ू हट जाएगी।
देखने वाली बात यह होगी कि इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा या फिर से झाड़ू लगेगी और हरियाणा का विकास कहां तक पहुंचेगा। जैसे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन नीतू गौड़ के साथ मैं प्रखर तिवारी, द लोक धर्म, चंडीगढ़।